Hello students, welcome to अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मेडा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स का मिसलेनियस जीके का पार्ट। तो करंट अफेयर्स के इस मिसलेनियस जीके पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द 20th दिसंबर 2022 26th ऑफ दिसंबर 2020 तक के मिसलेनियस करंट अफेयर्स, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, बुक्स एंड ऑथर्स की, पर्सन इन न्यूज की, दैट इज अपॉइंटमेंट्स एंड ऑबिचुरीज, उसके बाद स्पोर्ट्स की, स्टेट्स अपडेट, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो 20 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक जो इंपॉर्टेंट इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूज आई है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्लास को। द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ 20th दिसंबर टू 26th ऑफ दिसंबर। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को हर साल, हर वर्ष हम इस दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं। 20 दिसंबर को, 20th ऑफ दिसंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी ईयर। इट इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस दिन को ऑर्गेनाइज करता है। तो जो भी बेसिकली यहाँ पे दुनिया में लोग हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ के रखने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये सॉलिडारिटी डे, ह्यूमन सॉलिडारिटी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो ये क्या था हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, 20th ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब मैथमेटिक्स डे की अगर मैं बात करूं, 22nd ऑफ दिसंबर, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है द फेमस मैथमेटिशियन, द फेमस इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो 2020 में उनका 133rd बर्थ एनिवर्सरी अभी हमने ऑर्गेनाइज किया है। 133rd बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑर्गेनाइज किया है श्रीनिवास रामानुजम का। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। देखिए, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2012 में डिक्लेयर किया था 22 दिसंबर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है श्रीनिवास रामानुजम की, इसको भारतवर्ष में ऑर्गेनाइज किया जाएगा एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये उनकी देन थी। और उन्होंने इसके साथ साथ 2012 का जो वर्ष था उसको ये भी डिक्लेयर किया था एज अ ईयर ऑफ नेशनल मैथमेटिक्स। ठीक है, एज अ ईयर ऑफ नेशनल मैथमेटिक्स। तो नेशनल मैथमेटिक्स ईयर कब था? 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2012 से ही इस दिन की शुरुआत हुई, दैट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे की। और अभी 133rd बर्थ एनिवर्सरी थी श्रीनिवास रामानुजम जी की। तो 22nd ऑफ दिसंबर को भारत में क्या होता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फार्मर्स डे। फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस। यह बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर, द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह जी। ये चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम भारत में ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? राष्ट्रीय किसान दिवस। क्योंकि किसानों से काफी लगाव था इनका, चरण सिंह जी, तो उसी के चलते हुए 23 दिसंबर को चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। तो द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे जो होता है 24 दिसंबर को, 24th ऑफ दिसंबर को, 24th ऑफ दिसंबर को। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा? वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये इस बार इसका थीम रहा। एंड बेसिकली ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। 1986 में 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी इसको अमेंड किया जा रहा है, न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ रहा है। तो बेसिकली कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस, ठीक है, जो भी ग्राहक के अधिकार होते हैं उन सब की रक्षा करने के लिए, उन सब का शोषण होने से बचाने के लिए हम ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को होता है, 24th ऑफ दिसंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, दैट इज 25th ऑफ दिसंबर। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की।
अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्म दिवस को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को 2014 में मोदी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था एज अ गुड गवर्नेंस डे, एज अ गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि ये जन्मदिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये जन्म दिवस होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ रही है एक बुक, बुक का टाइटल नेम क्या है? ओ मिजोरम, ओ मिजोरम, बुक का नाम है ओ मिजोरम। अब ये जो ओ मिजोरम किताब है, ओ मिजोरम किताब है, ये बेसिकली इसमें काफ़ी सारी पॉइम्स को कलेक्ट किया गया है, काफ़ी सारी पॉइम्स को इकट्ठा किया गया इसमें, इसके अंदर ओ मिजोरम। इस किताब को लॉन्च किया, इनोग्रेट किया हमारे उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री मुप्पावरापू वेंकैया नायडू जी ने। अब देखिए कि पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर किताबों को लेकर भी क्वेश्चन आता है। अब दुनिया भर में बहुत सारी किताबें रोज लॉन्च होती है, हर किताब को लेकर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, तो पेपर में किन किताबों को लेकर क्वेश्चन आते हैं? वो किताबें जो इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है? पहली किताब जो किसी फेमस राइटर के द्वारा लिखी गई हो, वो किताब इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद उस किताब को कोई अवार्ड मिला हो, वो किताब इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या किसी सीनियर मिनिस्टर ने किताब को लॉन्च किया हो या फिर लिखा हो, या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी ने उस किताब को लिखा हो। चलिए, तो अब इस किताब को वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च कर दिया, ओ मिजोरम इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद लिखने वाले भी तो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। ओ मिजोरम किताब के लेखक हैं मिजोरम स्टेट के ही गवर्नर, मिजोरम हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, इसी के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई, पीएस श्रीधरन पिल्लाई ये इस किताब के लेखक हैं। ये मिजोरम के गवर्नर हैं, ये मिजोरम के गवर्नर हैं, इन्होंने ही ये किताब लिखी है, पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो पिल्लाई साहब ने ये किताब लिखी है मिजोरम, ओ मिजोरम, पीएस श्रीधरन पिल्लाई। ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मिजोरम, पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो ओ मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो भारत का रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रहा क्या? 111, 111। भारत का रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आता है 111। अब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं, सबसे पहले इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो इस इंडेक्स को, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट एक कनाडा बेस्ड दो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक कैटो इंस्टीट्यूट है, दैट इज अ बेसिकली अमेरिकन थिंक टैंक, ये एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, और फ्रेजर इंस्टीट्यूट दैट इज इन कनाडा। तो ये दोनों पब्लिश करते हैं, ये दोनों मिलके पब्लिश करते हैं किसको? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को, कि बेसिकली इंसान को, ह्यूमन को अपने देश के अंदर कितनी फ्रीडम मिलती है, कितने राइट मिलते हैं। अगर पूरी की पूरी अच्छी फ्रीडम मिलती है तो 10 में से 10 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। 10 नंबर में से स्कोर दिया जाता है, तो जिस कंट्री को 10 में से सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो टॉप पे रहेगी। और इस साल 2020 के इस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किसको मिला? तो ये मिला न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को मिला 8.87, एंड उसके बाद स्विट्जरलैंड को 8.82 एंड हांगकांग को 8.74। तो ये है टॉप 3 कंट्रीज, और भारत आता है 111 पोजीशन पे, भारत आता है 111 पोजीशन पे। उसके बाद मैं सीरिया की बात करूं, तो सीरिया आता है लास्ट पे, सबसे लास्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कितना स्कोर मिला? 3.97 स्कोर मिला, और ये सबसे लास्ट पे आता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी हम कवर कर चुके हैं इंडेक्सेस को लेके। भारत का रैंक टॉप किसने करा, पब्लिश कौन करता है, और सबसे लीस्ट कंट्री कौन सा है, एंड क्या डिफाइन करता है ये कितनी ह्यूमन को फ्रीडम मिलती है, ठीक है। चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिविक्स हो, सिविल हो, ठीक है, वो किसी भी बेसिस के ऊपर हो सकती है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, भारत का रैंक 111, 111। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। देखिए हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया, दैट इज स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट, कि 2018 के डाटा तक भारत के अंदर 2018 तक कितने लियोपर्ड्स थे, कितने लियोपर्ड्स पाए गए।
तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, लास्ट रिपोर्ट जो थी वो 2014 में आई थी, अब 14 के बाद 2018 में रिपोर्ट आई है। तो जो 2014 में रिपोर्ट आई थी उसमें जो भारत के अंदर जो लियोपर्ड थे वो थे 7910, अब बढ़ के हो चुके हैं 12,852, 12,852, जो कि लगभग 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एंड भारत के अंदर किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा लियोपर्ड्स हैं, वो है मध्य प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कितने लियोपर्ड्स हैं, 3421। उसके बाद आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा लियोपर्ड्स किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश 3421, 3421। चलिए, तो लियोपर्ड्स की रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विरासत कैंपेन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सोशल कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है विरासत, इसका नाम है विरासत। राज्य के अंदर बेसिकली स्पेशली इन द विलेजेस, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, जो भी ज़मीन के झगड़े या ज़मीन को लेके कोई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, किसी ने किसान की ज़मीन हड़प ली या गांव में किसी और की ज़मीन हड़प ली, इसको लेके ऐसे जो भी किस्से होते हैं, ठीक है, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को जल्दी वे में सॉल्व करने के लिए और किसानों का शोषण होने से उनको बचाने के लिए, उनको प्रॉपर अधिकार मिले, ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विरासत कैंपेन। तो ये जो बेसिकली विरासत कैंपेन है ये चलेगा 15 फरवरी 2021 तक, 15 फरवरी 2021 तक ये काम करेगा, 15 फरवरी 2021 तक ये चलने वाला है, 2021 तक, 15 Feb 2021 तक ये काम करेगा विरासत कैंपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैरियर पोर्टल। उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है करियर पोर्टल। अब ये करियर पोर्टल बेसिकली उड़ीसा की सरकार ने यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के साथ मिलकर लॉन्च किया। ठीक है, उड़ीसा की सरकार ने यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ एक पार्टनरशिप साइन करी और उसके साथ मिलकर एक करियर पोर्टल लॉन्च कर दिया जो भी हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। अब इस पोर्टल के चलते हुए जो डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के पर्सन्स हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस मिलेंगी, स्किल्स मिलेंगी, डिफरेंट करियर्स को लेके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी करियर पोर्टल के थ्रू। बेसिकली ये जो उड़ीसा करियर पोर्टल है ये ओडिया लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, ये ओडिया लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, हायर एजुकेशंस के लिए होता है, या फिर जो भी करियर बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उड़ीसा की सरकार प्रोवाइड करवाएगी करियर पोर्टल के थ्रू। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, इंडो जापान के बीच में संवाद कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, तो ये 6ठी बार ऑर्गेनाइज की गई है। इससे अगर मैं बात करूं, जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो लगभग 2015 के आसपास ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, गया में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इस इंडो जापान संबंध कॉन्फ्रेंस का बेसिक मोटिव क्या है, क्यों हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्यों भारत और जापान के बीच में संबंध कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो बेसिकली भारत और जापान मिलके एशिया को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम एशिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी हुई, अहिंसा को रोकना हुआ, ठीक है, लोगों की फ्रीडम हुई, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए ये इंडो जापान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। उसके साथ साथ भारत और जापान अपनी ट्रेडिशन को बचाने के लिए, अपनी ट्रेडिशन को कैरी रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हुआ, तो जो भी भारत जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारे गुरु पीर यहाँ पे आए। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध थे, जो उनके उपदेश थे, और भी जैसे श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण, तो इन सब के लेके, इन सबको बचाए रखने के लिए, अपने ट्रेडिशंस को बचाए रखने के लिए भी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। अब आगे देखते हैं इसी कॉन्फ्रेंस को। मोदी जी ने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइब्रेरी बनाने की बात करी, दैट इज ऑन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। भारत के अंदर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बनाने की बात की। अब इस लाइब्रेरी के अंदर
जो भी दुनिया भर में बुद्धिज्म फैला हुआ है, वहाँ से जितना भी बुद्धिज्म के ऊपर लिटरेचर है, जितने भी बुद्धिज्म की रिलेटेड किताबें हैं, वो सारी यहाँ पे पाई जाएंगी, वो सारी किताबें यहाँ पे रखी जाएंगी, चाहे वो बेसिकली बुद्ध के द्वारा लिखी गई, चाहे कितने भी मॉन्क्स हैं, ठीक है, कितने मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जिनके द्वारा ये किताबें लिखी गई, वो सारी की सारी इस लाइब्रेरी के अंदर रखी जाएंगी। तो ये प्रधानमंत्री जी ने प्रपोज किया है भारत के अंदर एक लाइब्रेरी दैट इज ऑन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। नेक्स्ट, गृहा, दैट इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट। अब गृहा की अगर मैं बात करूं तो इसको ऑर्गेनाइज करता है टैरी, दैट इज द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। टैरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए काम करती है। तो सबसे पहले तो ये जो गृहा समिट ऑर्गेनाइज की गई, इसका थीम क्या था? इसका थीम था रेजुवेनेटिंग रीसाइलेंट हैबिटेट्स, रेजुवेनेटिंग रीसाइलेंट हैबिटेट। तो बेसिकली इस बार इसका थीम था। तो इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया? टैरी ने किया। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके मिनिस्टर हमारे हैं आर के सिंह जी। टैरी ने बेसिकली यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया, द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लीजन ऑफ मेरिट, यूएसए। देखिए यूएसए की सरकार ने, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूएसए का सबसे बड़ा अवार्ड दैट इज लीजन ऑफ द मेरिट के साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। तो दोनों देशों के बीच, अमेरिका और भारत के बीच में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो लीजन ऑफ द मेरिट ये जो अवार्ड है, ये टॉप मिलिट्री पर्सनल्स या फिर आई कैन से जो अदर कंट्रीज़ के लिए एम्बेसडर होते हैं उनको, या फिर दूसरे देश के किसी लीडर्स को, उनके अच्छे रिलेशंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। स्टेट ऑफ हेड को, किसी स्टेट को अवार्ड दिया जाता है। तो लीजन ऑफ द मेरिट ये अवार्ड मिला मोदी जी को। इस अवार्ड को रिसीव किया भारत से यूएस के एम्बेसडर तरनजीत सिंह जी ने। इन्होंने मोदी जी के बिहाफ पे इस अवार्ड को रिसीव किया। तो दैट इज लीजन ऑफ द मेरिट किसको मिला यूएस की तरफ से? तो ये मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड रिसीव्ड बाय तरनजीत सिंह संधू, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस। नेक्स्ट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। देखिए हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं दैट इज रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ये अवार्ड कॉन्फर किए, दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये अवार्ड दिए गए हैं। अब इस अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो पहला प्राइज जो है ये मिला श्रीनिवास करणम को, जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं, और दूसरा प्राइज जो मिला वो है सुब्रत कर जी को मिला, नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर जी को दिया गया। बेसिकली इन अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर्स को फर्दर बूस्टअप करने के लिए, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर टेलीकॉम सेक्टर्स में और आगे बढ़ा जा सकता है। तो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। तो जिसी के चलते हुए इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, सरकार ने एक कमेटी बनाई। देखिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आने वाला है 23 जनवरी को, 23rd of January 2021। ये होगा 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको कोमेमोरेट करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है, एक हाई लेवल कमेटी, और इस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। भारत के गृह मंत्री, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी इस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। राजीव शुक्ला, द फॉर्मर आईपीएल चेयरमैन। तो आईपीएल के, इंडियन प्रीमियर लीग के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके, एंड ऑल्सो द फॉर्मर एमपी, ठीक है, द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, एमपी भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो राज्यसभा में एमपी थे 2012 से 2018 तक। अब इनको अपॉइंट कर लिया गया है बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट। देखिए बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे महिम वर्मा जी, जो कि, ठीक है, महिम वर्मा जी ने अप्रैल 2020 में इस पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया था। क्यों? क्योंकि ये चले गए थे उत्तराखंड क्रिकेट क्लब में।
उत्तराखंड क्रिकेट बॉडी में चले गए थे महिम वर्मा जी, तो तब से लेके ये सीट खाली चल रही थी। तो अभी राजीव शुक्ला जी को BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। इसी के साथ साथ ये IPL के चेयरमैन भी रहेंगे, ये IPL के इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन भी रहेंगे, दैट इज राजीव शुक्ला जी। BCCI की बात करूँ तो BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये 1928 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सौरभ गांगुली यहाँ पे प्रेसिडेंट है BCCI के, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला बन गए। और एक और पोस्ट बता रहा हूँ, दैट इज सेक्रेटरी, इसके सेक्रेटरी हैं जे शाह, सन ऑफ अमित शाह। जे शाह इज द सेक्रेटरी ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं विनीत अग्रवाल बने हैं द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट। पहले यहाँ पे निरंजन हीरानंदानी थे, जो कि फाउंडर भी थे, ठीक है, जो कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, निरंजन हीरानंदानी। तो अभी बने हैं विनीत अग्रवाल। 1920 में बना था ये एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1920 से लेके भारत में काम कर रहे हैं। तो विनीत अग्रवाल की बात करूं तो ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है, TCIL के। चलिए, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट, अब स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर दैट इज मोहम्मद आमिर। तो मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। 28 साल के हैं सिर्फ, तो 28 साल में ही यहाँ पे इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ दबाव था इनके ऊपर, जिसके चलते उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मोहम्मद आमिर। नेक्स्ट इज IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। तो IPL की बात करें तो अब से 2022 से IPL में होने वाली हैं 10 टीमें। IPL की नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये अनाउंसमेंट करा BCCI ने। जब हमने अभी बात की थी राजीव शुक्ला जी की, तो BCCI का मीटिंग हुआ था अहमदाबाद में, दैट इज एनुअल जर्नल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी के दौरान ये फैसला भी लिया गया कि IPL में अब से 2022 से 10 टीमें भाग लेंगी। तो नई टीम्स को जल्दी ही इंक्लूड किया जाएगा IPL के अंदर। अब देखिए, IPL में अभी तक 60 मैच होते हैं। IPL में अभी तक लगभग 60 मैच होते हैं, और IPL में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, बट इंटरनेशनल प्लेयर्स को अदर अपने मैचेस के लिए भी जाना होता है। तो उसी के चलते हुए अब 10 टीमें IPL में होंगी, तो नंबर ऑफ मैचेस हो जाएगा 94 लगभग, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो मौजूदगी है उसको भी अवेलेबल में ध्यान रखते हुए इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो IPL 10 टीम का हो जाएगा 2022 से, 10 टीम का 2022 से। हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या अनाउंस किया कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2021 में होने वाली हैं, उसमें 4 नए स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे। 4 नए स्पोर्ट्स। वो 4 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है कलारी पायटू, दैट इज फ्रॉम केरला, ये केरला का स्पोर्ट्स है। उसके बाद मल्लाखांबा दैट इज इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में खेला जाता है। एंड उसके बाद गटका दैट इज इन पंजाब, जो निहंग सिंह होते हैं वो आपस में एक स्पोर्ट्स की तरह डिफेंस करते हैं, फाइट करते हैं, आपने देखा होगा मे भी। एंड उसके बाद होता है थैंगटा, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। तो ये 4 स्पोर्ट्स ऐड ऑन कर लिए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 2021 में होने वाली हैं, जो दैट इज 4 नए स्पोर्ट्स। तो कहाँ से कौन सा स्पोर्ट्स है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मॉरिशियस ने अपने एक बैडमिंटन प्लेयर की अगर मैं बात करूं, मॉरिशियस के एक बैडमिंटन प्लेयर दैट इज केट फू कोने, इनको आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा डोपिंग केस के चलते हुए 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 2 साल के लिए इनको बैन कर दिया कि अब 2 साल ये बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगी। केट फू कोन 2019 में बेसिकली एक मैच के दौरान इनके बैंड एक स्टीरॉयड इनकी बॉडी में पाया गया, जो कि बैंड था। उसी के चलते हुए अभी इनका रिजल्ट आया, तो
इनको बैन कर दिया गया केट फूको ने, बैडमिंटन प्लेयर, दैट इज फ्रॉम द मॉरिशियस। नेक्स्ट इज नोवाक जोकोविक, द फेमस टेनिस स्टार, टेनिस नंबर 1 स्टार। तो नोवाक जोकोविक को मिला 2020 का एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इनका छठा अवार्ड है, ये इनका छठा टाइटल है, ठीक है, ये इनका छठा एटीपी का टाइटल है। इसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द ईयर ये रहे। एंड डबल टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो मेट पैविक एंड ब्रूनो स्कॉर्स, ये डबल टीम ऑफ द ईयर। एंड अगर मैं बात करूँ कोच ऑफ द ईयर इज फर्नांडो विंसेंटे, ये रहे कोच ऑफ द ईयर, ये रहे हैं कोच ऑफ द ईयर बाय द एटीपी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। नेक्स्ट इज कोलोगने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। देखिए कोलोगने जर्मनी का एक प्लेस है जहाँ पे अभी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसके चलते हुए भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर मेडल जीते और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो टोटल 9 मेडल भारत यहाँ पे जीत के लाया। तो गोल्ड मेडल किस किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता है अमित पंघाल ने, जो कि 52 kg की कैटेगरी में, मनीषा मौन ने 57 की कैटेगरी में और सिमरनजीत कौर ने 60 kg की कैटेगरी में। उसके बाद बात करूँ तो सिल्वर मेडल की आती है। सिल्वर मेडल जीता है साक्षी चौधरी ने 57 kg की कैटेगरी में और सतीश कुमार ने 91 kg की कैटेगरी में इसको जीता है। एंड उसके बाद आता है ब्रॉन्ज मेडल। अब ब्रॉन्ज मेडल की बात करूँ तो सोनिया लैथर ने जीता है 57 kg की कैटेगरी में, पूजा रानी 75 kg की कैटेगरी में, गौरव सोलंकी 57 kg की कैटेगरी में एंड मोहम्मद हुसामुद्दीन 57 kg की कैटेगरी में। तो 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ये 9 मेडल भारत ने जीते हैं जर्मनी के अंदर इस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में, भारत। नेक्स्ट इज ल्यूइस हैमिल्टन। तो ल्यूइस हैमिल्टन को मिला 2020 का बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग चैंपियन ल्यूइस हैमिल्टन। मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ल्यूइस हैमिल्टन। इसके अलावा बाकी के अवार्ड्स भी आपके सामने आप देख सकते हो, डैट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो लोग जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले तो कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर, कांग्रेस के वेटरन मोतीलाल वोरा जी। मोतीलाल वोरा जी अब नहीं रहे, मोतीलाल वोरा जी अब नहीं रहे, अब इनका देहांत हो गया। ये कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस सीनियर लीडर थे। उसके बाद आरएसएस के पहले स्पोक्स पर्सन एमजी वैद्या साहब अब नहीं रहे, एमजी वैद्या साहब अब नहीं रहे। ये एक जर्नलिस्ट भी थे और एक स्कॉलर की अगर मैं बात करूँ तो ये संस्कृत भाषा के स्कॉलर थे। संस्कृत, ये लैंग्वेज ध्यान में रखना कि कौन से स्कॉलर थे, ये संस्कृत। उसके बाद द फेमस मलयालम पोइट सुगाथा कुमारी ये अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया, अब ये नहीं रही। तो ये थे कुछ फेमस ऑबिचुरीज की बात की हमने। तो अब बढ़ते हैं क्लास के अंत की तरफ, क्लास को अंत करते हैं। अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो। क्लास का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज़ हमारे पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वीकली क्विज मिलेगा, यू कैन अटैम्प्ट, आप वहाँ पे अटैम्प्ट कीजिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे बूस्ट होगा। देर बहुत सारा डाटा है हमारे पोर्टल पे जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। क्लास की अंत के साथ आज आपसे अलविदा कहते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।